हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल 60 एमसीक्यू और ये है क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर। तो आप में से जिनके लिए भी ये सीरीज का पहला वीडियो है, मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में मैं एनसीईआरटी का साइंस कंप्लीट करवा रहा हूं आने वाले रेलवे परीक्षा के लिए। बट आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैंने 7 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अब तक आपने जितना भी चैप्टर देखा 7 चैप्टर, इसमें उन सारे में सबसे आसान ये आपका चैप्टर 8 है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है हमारा, किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है? तो डाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु अविभाज्य, डाल्टन ने ऐसा कहा था। लेकिन आज के डेट में आपको पता है परमाणु भी विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम के। परमाणु विभाज्य है और यह कितने यानी कि डैश अपरमाणु कणों से मिलकर बना है। तो परमाणु विभाज्य है, डाल्टन ने कहा था अविभाज्य है, लेकिन अब हम लोग को पता है परमाणु विभाज्य है और ये 3 अपरमाणु कणों से मिलकर बना है। ये 3 कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। जे थॉमसन वैज्ञानिक थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। नाम याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ये होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, बस वहाँ अपोजिट नेचर का चार्ज होता है प्लस में, बट मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास भी आप याद रखो, 9.1 × 10⁻31 kg। तो चार्ज और मास ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें रिलेटिव चार्ज की, रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास, इसको हम बोलते हैं -1। और रिलेटिव मास अगर पूछे कभी भी इलेक्ट्रॉन का तो आपको बताना है 0। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल मास और रिलेटिव मास, चार्ज दोनों। कैनाल रे जो कि एक धन आवेशित विकिरण है का पता किसने लगाया? ये पता लगाया गोल्डस्टीन ने। और यहीं से प्रोटॉन का पता चला। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का मैंने आपको बताया कि चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे? प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का मास आपको ध्यान में रखना है 1.672 × 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको, ये लगभग बराबर ही होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg। तो हम लोग प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ये बराबर ही लेकर चलते हैं। रिलेटिव चार्ज की अगर हम बात करें प्रोटॉन की, रिलेटिव चार्ज, तो इसको आपको +1 लेना है, +1 होता है। और रिलेटिव अगर मास की बात करें तो ये होता है 1। तो ये सब हो गया एक्चुअल चार्ज, एक्चुअल मास, और ये हो गया रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन की, तो रिलेटिव चार्ज कितना होगा? 0 होगा। और एक्चुअल चार्ज भी कितना होता है? 0 ही होता है। एक्चुअल चार्ज भी 0 होता है। और मास तो मैं आपको बता ही चुका हूं। न्यूट्रॉन का अगर हम रिलेटिव मास की अगर बात करें, रिलेटिव मास की, तो ये भी होता है 1। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन से लगभग डैश भारी या फिर हल्का होता है। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 2000 गुना भारी होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान डैश इकाई और उसका आवेश डैश लिया जाता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ये 1 इकाई, 1 यूनिट और उसका चार्ज +1 यूनिट लिया जाता है। तो देख लो 1 और +1, ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ साइन के साथ दिया हुआ है तो सबसे बेस्ट आंसर ए ही है। 1 यूनिट मास हो जाएगा और +1 यूनिट चार्ज हो जाएगा। ये सब क्या है? +1 और 1, रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से या फिर के डैश होता है। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम कहने का मतलब कोई सा भी एटम, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम मैं ले लूँ, सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो प्लस ना ही माइनस, मतलब ये न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। और न्यूट्रल कहने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तभी तो न्यूट्रल है। यानी कि 11 माइनस चार्ज होगा, 11 प्लस चार्ज होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगा, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है न्यूट्रल एटम के अंदर। किसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था? ये कौन थे? डाल्टन साहब।
परमाणु संरचना का सबसे पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो जब परमाणु के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये कैसा होता है, कैसी इसकी बनावट होती है, इसके अंदर क्या होता है, तब सबसे पहला मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया है। इन्होंने ही सबसे पहला मॉडल दिया था कि भाई साहब परमाणु ऐसा होता है। इन्होंने क्या कहा था कि पूरा परमाणु ये धनात्मक गोला है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, मतलब धसा हुआ है, गथा हुआ है, बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन गथा हुआ है, धसा हुआ है, और पूरा जो एटम है वो धनात्मक गोला है। बट इनका ये जो मॉडल था पूरी तरह से फेल है। अब हम लोगों को पता है कि परमाणु एक्चुअल में परमाणु की संरचना कैसी होती है, तो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, और यही उस समय भी वैज्ञानिकों ने कहा। तो इनका जो ये मॉडल था बिल्कुल बेकार साबित हुआ। अगर तरबूज एक परमाणु है, तरबूज का लाल भाग खाने वाला धन आवेश है और तरबूज में बीज इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु का यह मॉडल किसका है? यही है थॉमसन का मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल। वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं इसको। तो आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज का जो पूरा लाल वाला भाग है उसे इन्होंने कहा कि ये सब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। और बीच में जो सीड होता है तरबूज के बीच में, ब्लैक कलर का सीड आप देखते हो, तो इसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। यानी कि ऐसा ही परमाणु की संरचना है। अल्फा कण में क्या उपस्थित होता है? आपने सुना होगा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये सब सुना होगा। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है? अल्फा पार्टिकल हम लोग बोलते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को, यानी कि He2+ को, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अब हीलियम में होता क्या है? हीलियम के न्यूक्लियस में आपको मिलेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और एक ही शेल मिलेगा, और उस शेल में आपको मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे 2+ चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था ये बाहर चला गया। हीलियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये बाहर चला गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुका है यहाँ से। अब बचा इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये जो He2+ है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। अल्फा पार्टिकल ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस बोलना जरूरी है, हम हीलियम एटम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हीलियम एटम में तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल में सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही होते हैं, जैसा कि हीलियम न्यूक्लियस के पास होता है। तो इसमें केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये किया गया रदरफोर्ड साहब के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन के अनुसार क्या सही है? तो इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो इसके अकॉर्डिंग बताना है कि क्या सही है। तो अल्फा कण प्रकीर्णन के बाद इन्होंने क्या देखा? परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है। ये बिल्कुल सही है। परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसमें निहित होता है। यानी इन्होंने कहा कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है ये क्या होता है? ये खाली होता है, एम्प्टी होता है। और इन्होंने ये कहा कि परमाणु का जो केंद्र होता है इसमें प्लस चार्ज होता है, धन आवेशित होता है, और पूरे परमाणु का जो भार है ये इसी में निहित होता है। यानी सारा परमाणु का भार ये केंद्र पर स्थित होता है, क्योंकि बाकी पार्ट तो क्या है? खाली है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है, परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। ये सारी ही बातें सही है इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब वैज्ञानिकों ने इन पे उंगली उठाया कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है तो एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन के पास सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जब सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जैसे अगर आप किसी ग्राउंड का चक्कर लगाओगे तो आपके पास स्टार्टिंग में ज़्यादा एनर्जी होगी, उसके बाद क्या होगा? चक्कर लगाते लगाते आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लुढ़क जाओगे उस ग्राउंड में ही जिसमें आप चक्कर लगा रहे हो, क्योंकि सारी एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ही वैज्ञानिकों का कहना था। तो रदरफोर्ड साहब ने इस ऑब्जेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो नहीं बता पाए कि आखिर चक्कर लगाते लगाते ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा या फिर नहीं गिरेगा, तो क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है यानी कि परमाणु एटम स्टेबल नहीं है। अगर एटम स्टेबल नहीं है तो फिर पदार्थ बना कैसे? क्योंकि पदार्थ बनेगा तभी जब एटम स्टेबल होगा, तभी जाकर के पदार्थ बनेगा। तो इस चीज़ को करेक्ट किया, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे ऑब्जेक्शन को करेक्ट किया नील्स बोर ने। हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, यहाँ से एक न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया। तो कभी पूछे कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तब आपको बताना है रदरफोर्ड, क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि एटम का संपूर्ण भाग खाली होता है
बीच का जो केंद्र होता है वो धन आवेशित होता है और सारा मास यहीं पे निहित होता है पूरे एटम का। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के बीच में एक केंद्र है। तो इस न्यूक्लियस की खोज की रदरफोर्ड ने। तो नील्स बोर के अनुसार क्या सही नहीं है, पूछा है क्या गलत है नील्स बोर के अनुसार। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तब वैज्ञानिकों ने उन पे उंगली उठाया कि चक्कर लगाते हैं तो धीरे धीरे ये इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड साहब तो इस चीज़ को नहीं समझा पाए कि आखिर क्यों नहीं गिरेगा। तब इस बात को करेक्ट किया नील्स बोर ने। उन्होंने कहा कि ठहरिए, हमारे रदरफोर्ड साहब बिल्कुल सही है, वो आप लोगों को बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। नील्स बोर साहब ने यह कहा कि देखिए इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक स्पेशल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और ये जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को नहीं खोता। यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं लेकिन ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जहां एनर्जी की लॉस होती ही नहीं है। मतलब ना तो एनर्जी का लॉस होगा और ना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा, और न्यूक्लियस भी स्टेबल रहेगा, एटम भी स्टेबल रहेगा और मैटर भी बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक इस विविक्त कक्षा में घूमता है तब उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता, रेडिएशन नहीं होता। तो ये भी सही है और ये भी सही है। विविक्त कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जी बिल्कुल। जो ऑर्बिट होता है हम लोग उसे एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी नहीं है जो कि गलत है, सब के सब सही है। तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। तो जिन कमियों को रदरफोर्ड साहब नहीं समझा पाए उसे नील्स बोर ने सही कर दिया। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? जेम्स चैडविक ने खोज की न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक ने की न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना? न्यूट्रॉन पे चार्ज आवेश 0। न्यूट्रॉन का मास जितना प्रोटॉन का होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा 1.675 इंटू 10⁻27 kg। एक न्यूट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है? एक न्यूट्रॉन पे कुल आवेश 0 होता है, ये चार्जलेस होता है। डैश को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप सभी को पता है अगर हाइड्रोजन को छोड़ दो तो जितने भी परमाणु हैं, जितने भी तत्व के परमाणु हैं, सभी के नाभिक में आपको न्यूट्रॉन मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन के पास नहीं मिलेगा। जो हाइड्रोजन है जिसे हम लोग प्रोटियम भी बोलते हैं 1H1, इसके पास देखो एक ये ऊपर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और नीचे होता है प्रोटॉन। तो इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। क्योंकि देखो द्रव्यमान संख्या भी एक ही है और परमाणु संख्या भी एक ही है, मतलब न्यूट्रॉन इसके पास नहीं है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग डैश के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? जो नाभिक होता है उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी इसका राइट आंसर होगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं? नाभिक में जो नाभिक होता है परमाणु का उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल न्यूट्रॉन का मास और टोटल प्रोटॉन का मास ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। अब मास नहीं पूछा है, अब बोला है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मास नंबर। याद रखिएगा, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और प्रोटॉन को हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं, यानी कि n प्लस जेड बराबर ए। ये याद रखिएगा आप। तो ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान संख्या। परमाणु के किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है? जहां n ऊर्जा स्तर या कक्षा की संख्या है। तो ये जो आप सर्कल देख रहे हो यही है वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और किसी भी एनर्जी का रेडिएशन भी नहीं करता है, एनर्जी को नहीं खोता है। तो ये जो सर्कल है इसे हम लोग ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो पहला जो हमारा एनर्जी लेवल है जिसे हम लोग के बोलते हैं, कक्ष के बोलते हैं, इसे हम, क्योंकि ये पहला कक्ष है के, तो हम n बराबर 1 लिखते हैं। कक्ष L n बराबर 2, तीसरा कक्ष, तीसरा कक्षा, तीसरा कोश, इसे हम लोग m बोलते हैं।
m कक्ष, और जो चौथा कोश है उसे हम लोग n कक्ष बोलते हैं। तो कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 × में n²। ये फॉर्मूला है जो हमें बताएगा कि कौन से कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2n² हमारा राइट आंसर होगा। परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए डैश ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। वो 2 वैज्ञानिक थे, बोर्ड एंड बडी। n कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। तो हम लोगों ने सूत्र क्या देखा, 2 × में n²। ये हमें बताएगा कि कौन से कोश में अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉन हो सकती है। हमसे पूछा है n कोश। n कोश बोले तो n बराबर 4, n कोश बोले तो n कक्ष बोले तो n बराबर 4। तो बस आपको यहाँ पे 4 पुट करना है। तो 2 × में 16 यानी कि 32। n कोश में टोटल 32, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है। सबसे बाहरी कोश में किसी भी एटम के सबसे बाहरी जो कोश होगा उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। 2 ही कोश हैं, K और L, ये दोनों भरा हुआ है। तो पहले एक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और दूसरे कोश में मैक्सिमम कितना आएगा, 8 ही आएगा। क्योंकि अगर 2 कोश हैं तो जो L कोश है ये सबसे बाहरी कोश हुआ, और इसमें बाहरी में सबसे ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वैसे भी दूसरे शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल दो या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोल दो। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2, 8, 7 होता है। यानी कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो M शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। जिन परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा पूर्ण होते हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आर्गन ले लो आप, इसका परमाणु संख्या होता है 18 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 होता है। तो आप देख लो, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इसका 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। क्योंकि संयोजकता होता क्या है, वैलेंसी होता क्या है, एटम अपने ऑक्टेट को अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर देता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। जैसे सोडियम ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 1 है। और एक और मैं लेता हूँ क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। अब देखो, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। हर कोई चाहता है कि अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। तो सोडियम क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 करेगा, बाह्यतम कक्षा में 8 करेगा, या फिर क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो भैया कोई देने वाला नहीं है इसको, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी, 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। क्लोरीन के केस में देख लो, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8, या फिर अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे दे और अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 कर ले। बट 7 इलेक्ट्रॉन ये क्यों देगा, इससे अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले ले, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको लेना है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 1। तो ये होती है वैलेंसी। जैसे मैग्नीशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 2 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2, 8, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी ये 2 होगी। तो ऐसे हम लोग वैलेंसी बता सकते हैं। जिसकी संयोजकता 0 होती है उसे हम डैश तत्व कहते हैं। जिसकी संयोजकता 0 होती है उसे हम लोग अक्रिय तत्व कहते हैं, क्योंकि एटम्स कंबाइन ही इसीलिए करते हैं कि अपने बाह्यतम कक्षा में वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। और जिसकी संयोजकता 0 होती है, मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, यानी वो एटम रिएक्शन में भाग ही नहीं लेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो जो एलिमेंट होता है जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं वो
अक्रिय होते हैं। हीलियम एक अक्रिय तत्व है, लेकिन इसके बाध्यम कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन है, 2 हो जाएगा। बाकी जितने भी अक्रिय तत्व है, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, इस सभी के बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। किसी तत्व के परमाणु के बाध्यम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाता है उसे उस तत्व का डैश कहते हैं, उसे उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की संयोजकता कितनी है? हाइड्रोजन लिथियम संयोजकता, हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम, इसकी संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3 और सोडियम का 11। हाइड्रोजन ये क्या करेगा, ये अपना डिप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, यानी अपने बाध्यम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, क्योंकि ये हीलियम के पास वाला तत्व है। हीलियम अपना डिप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाध्यम कक्षा में चाहता है, तब जाकर के ये इनर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन भी यही चाहेगा कि अपने बाध्यम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करके डिप्लेट कंप्लीट कर ले, तो इसकी वैलेंसी 1। लिथियम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 1, तो ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना डिप्लेट कंप्लीट कर लेगा, तो ये भी हो जाएगा। तो इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 1, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये। सोडियम की वैलेंसी 2, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 1, तो ये भी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो इसकी भी वैलेंसी 1, तो सारे के लिए 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिथियम अपना डिप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, हाइड्रोजन अपना डिप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। डिप्लेट बोले तो बाध्यम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्रमशः कितनी है? मैग्नीशियम का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, संयोजकता 2, और एल्यूमिनियम का देखिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2, 8 और 3 होता है। क्या करेगा ये, या तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन खोकर 2, 8 पूरा करेगा, या फिर किसी से 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2, 8, 8 पूरा करेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देने वाला इसको, ये क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन को खोएगा, 3 इलेक्ट्रॉन खोएगा, तो इसकी वैलेंसी 3, तो मैग्नीशियम का 2 और एल्यूमिनियम का 3, बी इसका राइट आंसर। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की संयोजकता क्रमशः कितनी है? फ्लोरीन की संयोजकता वही है जो क्लोरीन की है, दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2, 6 और इसका 2, 2, 7। तो ऑक्सीजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकता है, बट 6 इलेक्ट्रॉन को खो करके, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये अपना नहीं खोएगा। उससे अच्छा है कि ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। फ्लोरीन के केस में देखो, 7 इलेक्ट्रॉन तो अपना देगा नहीं ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी और से और 2, 8 कर लेगा, तो बाध्यम कक्षा में 8 हो जाएगा जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसकी वैलेंसी 1। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की वैलेंसी 1। करेक्ट कर लो यहाँ पहले ऑप्शन को, यहाँ 2 और 1 कर लो। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो सकती है? नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 5। क्या करेगा ये, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और 2, 8 अपना पूरा कर लेगा। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, कितने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, तो वैलेंसी इसका 3 हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जितनी उस तत्व के परमाणु, किसी तत्व की परमाणु संख्या, किसी तत्व की एटॉमिक नंबर वही होती है जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं, तो जितने नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब किसी का एटॉमिक नंबर मान लो 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो नाभिक है उसमें टोटल 10 प्रोटॉन है। निम्न में से किसे हम न्यूक्लियन कहते हैं? न्यूक्लियन हम लोग किसे बोलते हैं? एटम होता है, नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसी को हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। तो प्रोटॉन को हम लोग बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन को हम लोग बोल सकते हैं, तो बी और सी इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और दोनों का मास का अगर सम होता तो उसे हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, कहाँ गया, ए इसका राइट आंसर होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान संख्या 27 है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना है, 27 है।
अब क्योंकि एल्यूमिनियम है तो हमें मालूम है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, यानी कि इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं। अगर 13 प्रोटॉन्स है तो इसमें 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम बोल रखा है, एल्यूमिनियम बोल रखा है मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर बोल सकते हो जितनी परमाणु संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रल है तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है तब परमाणु डैश होगा। जैसे सोडियम है, ये क्या है? न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 11 है। लेकिन बोला ये है यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है, तो कौन सा चार्ज होगा? प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस चार्ज ज़्यादा है, माइनस चार्ज कम है। तो प्लस चार्ज अगर ज़्यादा हो गया तो परमाणु धन आवेशित होगा। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे डैश कहते हैं। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, मतलब अंतर कहाँ पे आया होगा? जो द्रव्यमान संख्या होता है जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बोला ये है कि जो परमाणु संख्या है ये समान है, सेम है, फिर भी जो मास नंबर है ये डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण ही मास नंबर द्रव्यमान संख्या अलग अलग हुआ, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो बराबर है। तो ऐसे स्पेसिस को हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक को हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। तो प्राकृतिक रूप से 3 समस्थानिक पाया जाता है, 1H1, 1H2, 1H3। अब हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक का अलग अलग नाम है, अलग अलग स्पेशल नाम है, और कोई भी ऐसे तत्व नहीं है जिनके समस्थानिक का अलग अलग नाम हो, लेकिन हाइड्रोजन का है। 1H1 को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। यही हम बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अलग अलग समस्थानिक का अलग अलग नाम सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ही होता है और किसी के केस में नहीं होता है। 99% से भी ज़्यादा, 99.9% से भी ज़्यादा 1H1 मिलता है हमें। तो इस प्रोटियम को ही हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना हाइड्रोजन, तो ये प्रोटियम ही होता है एक्चुअल में। और प्रोटियम ही देखो, इसका जो द्रव्यमान संख्या है ये 1 है और परमाणु संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। बाकी ड्यूटेरियम ले लो, ट्राइटियम ले लो, इस सब में आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा, इसमें 1 और इसमें 2। तो ये सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है? तो ये है प्रोटियम। बाकी के पास है, इसके पास 1 न्यूट्रॉन है और इसके पास 2 न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन का अस्थिर समस्थानिक है? जो मैंने अभी आपको बताया कि 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम, ये दोनों स्टेबल हैं, ये अनस्टेबल होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है इसलिए अनस्टेबल होता है। तो ट्राइटियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोला है अस्थिर समस्थानिक है यानी कि अनस्टेबल आइसोटॉप है, तो ये होता है ट्राइटियम। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मिलता है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा? प्रोटियम मिलेगा। मैंने आपको बताया 99.9% से भी ज़्यादा हमें प्रोटियम मिलता है। भारी जल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? H2O ये जल होता है, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 18 हो जाएगा। और भारी जल हम बोलते हैं D2O को, D2O जिसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास होता है ये होता है 20, ठीक है, 20 U या फिर 20 MU। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्थानिकों के रासायनिक गुण डैश और भौतिक गुण डैश होते हैं। समस्थानिक हम लोग किसे बोलेंगे? आइसोटॉप। समस्थानिक बोले तो आइसोटॉप। जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर ये क्या होता है? सेम होता है। और जो द्रव्यमान संख्या होता है मास नंबर ये डिफरेंट होता है। और जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ये सेम होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी ये डिफरेंट होता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। और एक और आएगा भी आगे, आइसोबार्स। आइसोबार्स इसमें क्या होगा? इसमें उल्टा हो जाएगा। जो
द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है, ये सेम हो जाएगा। और जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये डिफरेंट हो जाएगा, यानी इसके उल्टा हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है प्लस केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये दोनों ही डिफरेंट होता है। और सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके पास है? ये है पोलोनियम के पास। पोलोनियम एक उपधातु है और रेडियो एक्टिव है, रेडियोधर्मी तत्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही सेट चुने जो समस्थानिक और उसके उपयोग को सही बताता है। तो यूरेनियम का समस्थानिक का यूज किया जाता है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, ये बिल्कुल सही है। कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज कैंसर के उपचार में किया जाता है, ये भी सही है। आयोडीन के समस्थानिक का यूज घेंघा रोग के इलाज में किया जाता है, ये भी सही है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से सभी राइट है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है डैश कहा जाता है, इसे कहा जाता है संभारिक। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। डैश ने प्रस्तुत किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। किसने प्रस्तुत किया था? जे थॉमसन साहब ने। कौन अवपरमाणु कण नहीं है, यानी कौन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है, पूछा है कौन नहीं है, तो एंटी न्यूट्रिनो इसका राइट आंसर। तत्वों को उनके डैश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर, माइंड इट, एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या, ए इसका राइट आंसर होगा। तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाता है। सोडियम प्लस में कुल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। सोडियम पहले न्यूट्रल था, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 प्रोटॉन था। अब क्या हुआ? सोडियम पे एक प्लस चार्ज आ गया, मतलब बाहर कौन गया? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो बाहर जाता नहीं है, यह न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बाहर आने जाने का काम नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन बाहर से आता भी है और जाता भी है, यानी अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन ना होकर के 10 ही इलेक्ट्रॉन है, बट प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही होगा। तो पूछा है पहले इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 10, उसके बाद प्रोटॉन, ये हो जाएगा 11। सी इसका राइट आंसर होगा। O2 माइनस में कुल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। अब पहले ऑक्सीजन जब न्यूट्रल था तब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 प्रोटॉन था, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तब इसके पास 2 माइनस चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जब अंदर आया तब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए और प्रोटॉन्स तो अभी भी सेम ही होगा। तो 10 और 8 इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन काट दो, ये गलत टाइपिंग हो गया, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या 8, ये इसका राइट आंसर होगा। तत्व, ये एक तत्व दे रखा है X, इसका द्रव्यमान संख्या 18 है, परमाणु संख्या 8 है। में कुल न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? देखिए, कभी भी इस तरह का आपको सिंबल मिले, प्रतीक मिले, तो इसके ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो होगा द्रव्यमान संख्या, और नीचे जो नंबर लिखा होगा वो होगा परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और परमाणु संख्या हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। न्यूट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा? इसी में से आप इसको, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कर दो, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो करना कुछ नहीं होता है, बस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना होता है। इसको घटा दो, 18 में से 8 जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूट्रॉन राइट आंसर। तो ऐसे ही आपको करना है। कभी भी आपको इस रूप में कोई तत्व दे रखा हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ था तो मैंने ले लिया, यानी कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी एमसीक्यू के रूप में ये सवाल था। तो किसके खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, ये गलत है। भिन्न रासायनिक गुण, ये गलत है। न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, ये सही है। सी इसका राइट आंसर होगा। भिन्न परमाणु संख्या, ये गलत है। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, ये कार्बन के दो समस्थानिक हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो देख लो,
ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है, और नीचे तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में बराबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। यहाँ 6 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ 8 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है समस्थानिकों में। और ये लास्ट सवाल, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या बोला, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बाह्यतम कक्षा होगा उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखूँ तो 2, 8, 7 हो जाएगा, बट ये तो क्लोरीन का है। हमें रखा है क्लोरीन माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया भी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8, यानी कि इसकी जो अब संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये है 8। तो ये वीडियो हमारा होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये चैनल लगता है यूजफुल आपके लिए तो बेल आइकन दबाइए हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आप लोग शेयर नहीं करते हो। थैंक यू सो मच।